हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तुओं की गति की स्थिति को बदलने के लिए आप जिन जिन स्थितियों में धक्का देते हैं या खींचते हैं, उनमें से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो बेसिकली आपको क्या कहा गया है कि आपको दो उदाहरण देने हैं। किसके उदाहरण देने हैं? वो स्थिति के जिसमें पुश और पुल होता है, हम किसी को धक्का देते हैं या खींचते हैं और उससे स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम पुश और पुल के कॉन्सेप्ट को यानी धक्का देना और खींचना, जो ये कॉन्सेप्ट है, इनको ले। जैसे कि अगर हम बात करें पुश के कॉन्सेप्ट की, यानी जिसमें आप ये कहते हैं कि किसी वस्तु को धक्का दिया, तो आप क्या करते हैं? जैसे कि आप किसी कमरे में गए, उसका दरवाजा बंद, तो आप क्या करेंगे? आप उसके दरवाजे को धक्का दें। तो आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और धक्का देने से क्या हुआ? जो वो दरवाजा है वो मोशन में आ गया, गति में आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दरवाजा था वो पहले रेस्ट की पोजीशन में था, विराम अवस्था में था। हमने उस पे धक्का लगाया, उस पे फोर्स लगाया, बल लगाया, जिससे वो मूव करने लगा, मोशन करने लगा, गति करने लगा, यानी कि गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी बॉल, तो बॉल आपने फर्श पे रखा या ग्राउंड पे रखा और अपने पैरों से उसे किक किया। तो आपने बेसिकली किक किया है, तो किक का अर्थ क्या है? आपने उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया, उसे क्या किया? पुश किया, उसको धक्का दिया, पैरों से उसे क्या किया? किक किया। अब जैसे आपने किक किया, वो मूव करने लगी, गति करने लगी। पहले बॉल एक जगह विराम अवस्था में थी, स्थिर थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी। किक करने के बाद मूव करने लगी, गति करने। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुल की, तो आप ये जानते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक है, तो घोड़ा गाड़ी जो होती है, उसमें जो घोड़ा होता है वो गाड़ी को क्या करता है? खींचता है, पुल करता है। तो जब वो उसे खींचता है तो क्या होता है? वो गाड़ी चलने लगती है। यानी पहले गाड़ी विराम अवस्था में थी, रेस्ट की पोजीशन में थी, फिर क्या हुआ? फोर्स लगा। फोर्स कैसा लगा? बल कैसा लगा? खिंचाव, खींचा गया, तो गाड़ी चल गई। तो यहाँ पे भी आप जो है गति की अवस्था में परिवर्तन देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो कुएं से पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाल्टी को कुएं में डालते हैं, ठीक है, उसमें पानी भरते हैं और फिर रस्सी के माध्यम से उसे खींचते हैं। तो पहले जो बाल्टी थी वो नीचे गई, पानी भरा, वो रुक गई। अब जब हमने उसे खींचा, जब हमने उसे पुल किया, तो क्या हुआ? बाल्टी खींची और खिंचाव के कारण वो ऊपर आ गई। यानी पहले बाल्टी एक जगह स्थिर थी, पानी भरा हुआ था, रुकी हुई थी, विराम अवस्था में थी। फिर क्या हुआ? आपने उसे पुल किया, खींचा और वो मूव करने लगी, यानी गति कर। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में जो है उदाहरण देने हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे आंसर पुश, वी क्लोज ड्रॉर बाय पुशिंग। अब अगर हम बात करें ड्रॉर की, ठीक है, आपने ड्रॉर देखे होंगे, जो आपके जो मेज होते हैं, मेज में होते हैं, आपके ड्रेसिंग टेबल में ड्रॉर होते हैं। तो हम क्या करते हैं? ड्रॉर को पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं ताकि वो बंद हो, ठीक है। तो पहले ड्रॉर रुका हुआ था, हमने उसे धक्का दिया, उसके स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन आया, उसने गति करी और वो बंद। नेक्स्ट है वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग।
हम एक लकड़ी के बॉक्स को पुश करके, धक्का देके उसे मूव कराते हैं। यानी आपके पास एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, आपके पास एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स है, आपने क्या किया, इसे धक्का दिया। अब क्या हुआ, पहले ये एक जगह रुका हुआ था, आपने धक्का दिया। धक्का किस लिए दिया, ताकि आप इस बॉक्स को एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेके जाए। तो जैसे ही आपने इसे धक्का दिया, आपने इसे क्या किया, इसको क्या किया, धक्का दी, ठीक है, पुश किया, तो क्या हुआ, ये इस तरीके से दूसरे कमरे में चला। तो क्या हुआ, पहले क्या था, ये विराम अवस्था में था, आपने धक्का दिया, ये मूव करने लगा, गति करने लगा, और फिर दूसरे कमरे में आप इसे लेके, तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा। पुल, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप। अब अगर हम बात करें कुएं की, किसकी, कुएं की, कुएं से हमें पानी निकालना है, तो किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, बाल्टी आप डालते हैं, बाल्टी को भरते हैं, फिर उसके बाद आप उसे खींचते हैं। तो जब आप उसे खींचते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, तो इस तरीके से आप पानी निकालते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पहले जो बाल्टी है वो कैसी है, रुकी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है, और फिर क्या हुआ, वो गति करने लगी और ऊपर आ गई। नेक्स्ट है अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। अब एक घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। तो ये क्या कर रहा है, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। तो क्या हुआ, पहले गाड़ी स्थिर थी, घोड़े ने गाड़ी को खींचना शुरू किया और गाड़ी मूव करने लगी, यानी मोशन में आप गति करने लगी। तो ये भी आपका पुल का उदाहरण है। धक्का, हम दराज को धक्का देकर बंद कर देते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को धक्का देकर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। खींचना, हम कुएं से रस्सी खींचकर पानी निकालते हैं, घोड़ा गाड़ी खींचता है। अब आपका अगला प्रश्न है, गिव 2 examples of situation in which applied force causes a change in the shape of an object. ऐसी दो स्थितियों का उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल के कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे उदाहरण पूछे गए हैं जिसमें आप बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे चेंज इन शेप की बात की, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, और वस्तु का जो आकार है वो परिवर्तित हो। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि जब आपकी मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है, आपकी मम्मी क्या करती है, रोटी बनाती है, तो क्या करती है, वो पहले आटे, जो गुंदा हुआ आटा होता है, उसका एक जो है पेड़ा बनाती है, या उसे जो है एक पेड़ा बना के फिर उस पर क्या करती है, बेलन रख के फोर्स लगा। अब जब वो फोर्स लगाती है तो जो पेड़ा होता है या जो वो आपका जो बॉल होती है वो कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो बेलन से क्या किया गया, फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया, जिससे क्या हुआ, उसकी शेप या आकार में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से जो क्ले होती है या जैसे आपकी चिकनी मिट्टी होती है, आप उससे क्या करते हैं, आप उससे जो है मॉडल्स बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, अपने हाथों से उसको आकार देते हैं, और आकार कैसे देते हैं, बल लगा के, फोर्स लगा के, जिस कारण उसका शेप बदल जाता है, आकार बदल। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक इलास्टिक के रबड़ की, या आपका रबड़ होता है, आप क्या करते हैं, रबड़ को जब पकड़ते हैं दोनों हाथों से और खींचते हैं, तो क्या होता है, जो रबड़ बैंड है या रबड़ की शीट है वो खिंच जाती है तो चौड़ी हो जाती है, यानी उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से ही आपको उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे भी जैसे कि अभी हम रबड़ बैंड की बात कर रहे थे या रबड़ की शीट की बात कर रहे थे, तो इसमें भी हमने उसे खींचा यानी उसे क्या किया, पुल किया। पुल करने के कारण क्या हुआ, बल लगा। बल लगने के कारण जो आपका रबड़ बैंड की शीट है या रबड़ की जो शीट है वो क्या हो गई, खिंच गई। When we apply force on a rubber band to stretch it and on clay to change its shape, जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचने के लिए उस पर बल लगाते हैं और चिकनी मिट्टी पर उसका आकार बदलने के लिए बल, तो इसके जो एग्जाम्पल है, एक आपका चिकनी मिट्टी हो गई और दूसरा आपका रबड़ बैंड हो। अब आपका अगला प्रश्न है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, यानी अगर हमें कुएं से पानी निकालना, हम कुएं से पानी निकालना चाहते हैं तो हमें रस्सी पे क्या करना होगा। अगर आपको पहली स्टेटमेंट का आंसर आता है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, यानी जब आपको कुएं से पानी निकालना होता है तो आप रस्सी पे क्या करते हैं, आप रस्सी को खींचते हैं, खींच के ही आप पानी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे आएगा टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल द रोप। एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी को खींचना पड़ता। नेक्स्ट है अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी, एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को क्या करती है, एंड चार्ज्ड अ चार्ज्ड बॉडी डैश एंड अनचार्ज्ड बॉडी। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो आवेशित वस्तु होती है, जो अनावेशित वस्तु होती है, उनके बीच में क्या हो। ठीक है, तो जैसे कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने स्थिर विद्युत बल के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, हमने एक पाइप लिया था जो कि आपका स्ट्रॉ था बेसिकली। उस स्ट्रॉ को हमने दो भाग में बांट दिया था, उसे बीच से तोड़ दिया था। एक स्ट्रॉ को हमने जो है धागे से लटका दिया था और दूसरा जो स्ट्रॉ था उसे हमने जो आपका कागज होता है उससे रगड़ा, उससे से रब किया और उसे चार्ज कर दिया, यानी आवेशित कर दिया। अब क्या हुआ, हम उस स्ट्रॉ को जो दूसरा स्ट्रॉ है जो कि अनावेशित है, जो अनचार्ज्ड है, उसके पास ले, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो अनचार्ज्ड या जो आपका अनावेशित स्ट्रॉ है वो आवेशित यानी चार्ज स्ट्रॉ जो है उसके पास जा रही है या उसकी तरफ अट्रैक्ट अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी, यानी एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये इसका स्टेटमेंट होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक चार्ज बॉडी जो होती है वो अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो वो उसे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है।
नेक्स्ट है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो भरी हुई ट्रॉली को जो है चलाने के लिए हमें इसे डैश करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे पास एक भरी ट्रॉली है, उसको हमें मूव कराना है, उसे गति करानी है, तो आप कैसे कराएंगे? आप उस पे फोर्स लगाएंगे। तो जब आप उस पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। और कौन सा फोर्स लगाएंगे? आपके पास दो तरीके के फोर्स आप ये जानते हैं, जो आपने पढ़ा है, पुल और पुश, यानी कि जो है खींचना और धक्का देना। तो अगर आपको ट्रॉली को, कोई एक भरी हुई ट्रॉली है, उसे आपको दूसरी जगह ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो उसे पुल करेंगे या पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं, धक्का। तो यहाँ पे आएगा टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? भरी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें इस पर धक्का लगाना होता है। इस पर हमें धक्का लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अगर हम बात करें एक मैग्नेट के, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव की, वह दूसरे मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? अब जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दोनों कैसे पोल है? दोनों कैसे ध्रुव है? लाइक पोल, यानी कैसे हैं आपके? सेम है, एक जैसे। तो आपने ये पढ़ा है, जब हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं या हम चुंबकीय बल के बारे में बात करते हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम एक जैसे पोल, यानी लाइक पोल, जैसे कि अगर हम साउथ पोल को साउथ पोल के सामने लेके आए, यानी हमारे पास दो मैग्नेट है, और आप ये जानते हैं कि एक मैग्नेट में सिर्फ एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव हो। अगर हम एक मैग्नेट का, एक चुंबक का जो है दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के सामने लाए, या हम एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के सामने लाए, तो आप ये जानते हैं कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, क्या करते हैं? ये विकर्षित करते। तो बेसिकली यहाँ पे यही पूछा गया है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर। तो यहाँ पे आएगा कि द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल the north pole of another man। अब आपका अगला प्रश्न है, an archer stretch his bow while taking aim at the target। अब एक तीरंदाज है, ठीक है, वो क्या करता है? वो निशाना साधने के लिए जो धनुष है उसको खींचता है, ठीक है, ताकि वो निशाना साधे। she then releases the arrow which begins to move towards the target। अब क्या होता है? जैसे ही वो धनुष को खींचती है, क्या करती है? फिर वो क्या करती है? जो बाण है, जो तीर है या बाण है, उसे छोड़ती है, और वो कहाँ जाता है? टारगेट की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? टारगेट यानी लक्ष्य की तरफ जाता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म। अब इसके द्वारा आपको क्या करना है? ये आपको कुछ टर्म्स दी गई है, इनको आपको उस गैप में भरना है। तो आपकी जो टर्म है वो है मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन, यानी पेश्य, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, आकार और आकर्षण। तो ये आपके पास क्या है? तो ये आपको दिया गया है, इसको आपको वहां पे फिल करना है, यानी भरना है, इन वर्ड्स को भरना है।
तो पहला स्टेटमेंट है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, यानी धनुष को फैलाने के लिए, उसे खींचने के लिए तीरंदाज एक बल लगाता है जो इसके डैश में परिवर्तन का कारण बनता है। यानी आप ये जानते हैं कि जब भी जो आपका धनुष है उसको चलाएंगे तो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, तभी जाके आपका जो बाण है वो आगे जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि जब हम जो आपका धनुष है उसको खींचते हैं तो जो आर्चर या जो आपका तीरंदाज है वो जो बल लगाएगा, उसके बल लगाने से किस में परिवर्तन होगा, कौन सी ऐसी चीज है जिससे इसमें परिवर्तन हो, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जो आपका जो आपके क्या है, जो आपके तीरंदाज हैं वो क्या करते हैं, धनुष को खींचते हैं। अब जब वो धनुष को खींचते हैं तो किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, खींचना यानी बल लगाए, क्या कर रहे हैं, बल लगाए, खींचना अर्थात बल लगाए। अब क्या हुआ, जो आपके तीरंदाज हैं या जो आर्चर हैं उन्होंने धनुष को खींचा, बल लगाया, बल लगाने से क्या हुआ, आपका तीर कुछ पहले इस तरीके का था, सॉरी जो आपका धनुष था कुछ इस तरीके का था। अब उन्होंने क्या करना है, तीर जो है इस तरीके से रखा और इसे खींचा, फोर्स लगा, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या में परिवर्तन हुआ, जब धनुष को खींचा गया तो किस चीज में परिवर्तन आया, इसके आकार में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या किया गया, फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया, बल लगाने के कारण जो धनुष है उसके आकार में परिवर्तन, यानी टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे शेप आएगा, यानी आकार। यानी धनुष को खींचने के लिए तीरंदाज एक बल लगाता है जो इसके आकार में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तीरंदाज द्वारा धनुष को खींचने के लिए लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण। अब क्या हुआ, बेसिकली जैसे कि अभी हमने देखा कि जो धनुष है, तीरंदाज ने धनुष को खींचा, ठीक है, तो जो उसने खींचने में बल लगाया वो कौन सा बल है, ये आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन का किसी को आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। तीरंदाज ने क्या किया, जो धनुष था उसे खींचा, ठीक है, हाथों से खींचा, तो इसमें कौन सा बल लगा है ये आपको बता। आपने बल के प्रकार देखे थे जिसमें हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स देखे थे, संपर्क और असंपर्क बल देखे थे, तो उसके हमने कुछ उदाहरण देखे थे, तो उसी के बेस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो बताइए। पे आपसे ये कहा गया है कि जो तीरंदाज है वो क्या करता है, धनुष को खींचता है। कैसे खींचता है, हाथों से खींचता है, ठीक है, हाथों से इस तरीके से खींचता है। तो वो कौन सा बल लगा रहा है, पहला वो कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल लगा रहा है। अब संपर्क बल में भी कौन सा बल, पेशीय बल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, धनुष को खींच रहा है, तो वो अपने मसल्स यानी जो उसके मांसपेशियां हैं उसके कारण उसमें बल लगा रहा है। इसलिए ये जो आपका उदाहरण है वो आपका जो है मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे आएगा द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तीरंदाज द्वारा धनुष को खींचने के लिए लगाया गया बल पेशीय बल का एक उदाहरण। आपका अगला स्टेटमेंट है, अगला कथन है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश फोर्स।
तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो तीर है, ठीक है, जो आपका क्या है, तीर है, वो क्या कर रहा है, पहले वो हमने क्या किया, उसे तीर पे रखा, सॉरी जो आपका धनुष है उस पे लगाया, फिर उसे खींचा। तो पहले वो कैसा था, स्टेशनरी पोजीशन में था, रुका हुआ था, ठीक है। हमने खींचा, धनुष को खींचा, फिर आपका जो तीर है वो सीधे चलने लगा, यानी मूव करने लगा, यानी गति करने लगा। तो क्या हुआ, गति की अवस्था में परिवर्तन। किसकी गति की अवस्था, तीर की गति की अवस्था। तो आपसे ये पूछा गया है कि वो फोर्स या वो बल जो कि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, वह कौन से बल का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम जब धनुष को खींचते हैं तो पेशीय बल, और पेशीय बल किसका उदाहरण है, संपर्क बल का। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का बल संपर्क बल का एक उदाहरण। नेक्स्ट है, while the arrow moves towards the target, the forces acting on it are due to dash and dash and that due to dash of air। यानी जब तीर अपने लक्ष्य की तरफ या अपने टारगेट की तरफ जाता है, तो जो बल है, जो उस पर बल लगता है, वो किस किस के कारण लगता है। आपके पास दो जो है डैश दिए गए हैं, एक है आपका एयर, ठीक है, यानी जो आपका हवा है, वायु है, उसके क्या के कारण लगता है। जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उस पर कार्य करने वाले बल डैश के कारण होता है, और वह वायु के डैश के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो जो है ब्लैंक दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि जो तीर है वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तीर जा रहा है, तो उसमें दो तरीके के बल लगेंगे। कौन कौन से, एक ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पे लगेगा बल, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण। और दूसरा जो बल लगेगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो जो एयर है, जो वायु है, उसके कारण भी एक बल, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल नीचे पृथ्वी की तरफ लगता है। अब अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें या वायु की बात करें, उसके कारण प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है ये लग रहा है। तो रेजिस्टेंस यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स की बात, यानी घर्षण बल की बात, यानी वायु के कारण रेजिस्टेंस लगा यानी घर्षण बल, और पृथ्वी के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल या गिरा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, while the arrow moves towards the target, the forces acting on it are due to gravity and that due to friction of air। तो ये इसका जो है आंसर होगा। तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उस पर कार्य करने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वायु के कारण घर्षण बल। तो ये इसका जो है आंसर।
तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।